वो स्कैन करवा ली बुक। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं बीके पाठक स्वागत करता हूं आप सभी का पाठशाला क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज इसको बंद करके चालू करना पड़ेगा वापस। हेलो दोस्तों, आज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं। टॉपिक का नाम है नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधन। देखा जाए तो ये टॉपिक ज्योग्राफी में भी पढ़ा जाता है, यानी जीके जनरल नॉलेज के अंदर पढ़ा जाता है, लेकिन कुछ एग्जाम्स में जैसे एनवायरनमेंट के सेगमेंट के अंदर, पर्यावरण के भाग के अंदर जोड़ा हुआ है। अगर मैं बात करूं राजस्थान स्टेनोग्राफर की, तो राजस्थान स्टेनोग्राफर में इसको बायोलॉजी के साथ, साइंस के साथ ऐड किया हुआ है। तो एक्चुअली टॉपिक नहीं है, एक छोटा सा नॉलेजेबल वीडियो है, क्योंकि प्राकृतिक संसाधन में हमें, नेचुरल रिसोर्सेज में हमें इस प्रकृति में मौजूद जो रिसोर्सेज हैं, जिनको हम अपने जीवन में काम में लेते हैं, वे संसाधन, वे पदार्थ जो हमारे आर्थिक उपयोग के लिए, जो हमारे जो है घरेलू कामकाज के लिए, और जो हमारे दैनिक जीवन के कार्यों को संपन्न करने के लिए, हमारे दैनिक जीवन के रूटीन वर्क्स को संपन्न करने के लिए जो रिसोर्सेज, जो संसाधन काम में लेते हैं, उनको हम नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। और नेचुरल रिसोर्सेज में ही कनेक्ट हो जाएगा एनर्जी रिसोर्सेज, ऊर्जा संसाधन। बेसिकली हमें ऊर्जा संसाधन की ही बात करनी है, तो एक ही क्लास लगेगी और ये टॉपिक इजीली हमारा कवर हो जाएगा, क्योंकि छोटा सा टॉपिक है, सब टॉपिक कहेंगे इसको। और इसी से कनेक्ट करता हुआ एक टॉपिक हम पढ़ेंगे बायोमास। क्यों? क्योंकि ऊर्जा संसाधन में ही हम लोग पढ़ेंगे जैव ऊर्जा, बायो एनर्जी, और बायो एनर्जी को प्राप्त करने का जो तरीका है वो बायोमास है। तो आइए समझते हैं बहुत बेसिक से कि भाई संसाधन क्या होता है। सबसे पहले रिसोर्सेस क्या होते हैं। साधन क्या होता है? चीजों को कंडक्ट करने के लिए, क्रियाओं को संपन्न कराने के लिए जो जो चीजें हमें जरूरी होती हैं कुछ कार्य करने के लिए, ठीक है, या फिर किसी भी प्रकार की गतिविधि को अंजाम देने के लिए हमें जिन साधनों की जरूरत पड़ती है, जिन चीजों की जरूरत पड़ती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम संसाधन कहते हैं। संसाधनों से हमारा आर्थिक फायदा होता है। संसाधन जो होते हैं वो हमारे कार्यों को आसान बनाते हैं। संसाधन वे होते हैं जो आसानी से उपलब्ध हो जाएं। तो आज हम पहले डेफिनेशन की बात करेंगे और फिर पढ़ेंगे वर्गीकरण। मोस्टली जो क्वेश्चन बनता है वो इनके वर्गीकरण से बनता है। तो आइए, सबसे पहले हमारे पास प्रॉपर एक पीपीटी है, देखेंगे हम लोग इसके अंदर। देखिए, जब संसाधनों की आप बात करेंगे तो क्या होते हैं संसाधन? नेचर में उपलब्ध वे सभी वस्तुएं जिनसे हमारी नीड्स पूरी होती हैं, जिनसे हमारी आवश्यकताएं पूरी होती हैं, वो क्या कहलाते हैं? संसाधन कहलाते हैं। अब देखा जाए तो सारे के सारे रिसोर्सेज, सारे के सारे धातुएं, ये सब क्या है? संसाधन है। ठीक है, पेड़ पौधे ये भी क्या है? रिसोर्सेज हैं, है ना। सूर्य की ऊर्जा जो हमें मिल रही है वो भी क्या है? एक तरीके का रिसोर्स है, वो एनर्जी रिसोर्स है, वो ऊर्जा संसाधन है। ठीक है। अच्छा, कुछ रिसोर्स नेचर ने बना के दिए हैं, कुछ रिसोर्स हम डेवलप कर रहे हैं। ठीक है, कुछ संसाधन प्राकृतिक हैं, कुछ संसाधन मानव निर्मित है। तो संसाधन वे सारी वस्तुएं जो मानव उपयोग में लेता है और अपनी आवश्यकताएं पूरी करता है। खाने के लिए हम पेड़ पौधों पर निर्भर हैं। ठीक है, तो पेड़ पौधे संसाधन हैं। लकड़ी जलाते हैं, लकड़ी जलाकर हम क्या प्राप्त करते हैं भाई? लकड़ी जलाकर हम लोग ऊष्मा प्राप्त करते हैं, भोजन पकाते हैं, है ना। तो लकड़ी क्या हो गई बताओ? संसाधन हो गई। साथ में पेट्रोल डीजल को आप एज अ रिसोर्स काम में लेकर व्हीकल चला रहे हो, तो पेट्रोल डीजल भी क्या है? एक संसाधन है। किस प्रकार का है वो अभी आगे बात करेंगे। ठीक है, तो संसाधन वे सारी चीजें जो हमारी रिक्वायरमेंट्स, हमारी नीड्स को पूरा करते हैं, संसाधन कहलाते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, संसाधन ऐसे पदार्थ हैं जिन्हें उपलब्ध कराने के लिए या उपयोग में लेने की तकनीक हमारे पास अवेलेबल है। भाई संसाधन वे जिनको जनरेट करने की, भाई प्राकृतिक संसाधन तो नेचर हमें दे रही है, लेकिन प्राकृतिक संसाधनों को भी हम जैसा नेचर ने दिया है वैसा एज इट इज थोड़ी लेते हैं। तरह तरह की सब्जियां हैं, उन्हें तरह तरह से पकाते हैं, ठीक है, और अपने हिसाब से अपनी मन पसंदीदा डिश बनाकर खाते हैं। तो संसाधन वे चीज हैं जिनको उपयोग में लेने की, जिन्हें उपलब्ध कराने की, जिनको अवेलेबल कराने की और जिनको उपयोग में लेने की टेक्निक्स हमारे पास हैं, जिनको हम अवेलेबल भी करा लेते हैं अपने लिए और जिनको अपने काम में यूटिलाइज भी कर लेते हैं, वो क्या कहलाते हैं? संसाधन। एनसीईआरटी ने जो डेफिनेशन दी है वो देखिएगा क्या दी है कि संसाधन वे होते हैं जिनका इकोनॉमिक इंपोर्टेंस होता है। संसाधन वे होते हैं जिनका हमारे जीवन में आर्थिक महत्व होता है, साथ ही साथ जिन्हें आसानी से खरीदा जा सकता है
तथा जो सांस्कृतिक तौर पर मान्य हो, जो सामाजिक तौर पर मान्य हो, वैलिडेट हो, जिनको उपयोग में लेना जो है वो कानूनी रूप से, सामाजिक रूप से मान्य हो, वो क्या कहलाते हैं? संसाधन कहलाते हैं, वो रिसोर्सेज कहलाते हैं। तो एनसीईआरटी की परिभाषा क्या है संसाधन की? संसाधन वे सारी चीजें जिनका हमारे लिए आर्थिक महत्व है, जो आसानी से खरीदी जा पा रही हैं और जिनको सांस्कृतिक सामाजिक तौर पर मान्यता प्राप्त हो, वैलिडेशन अवेलेबल हो, उनको हम क्या कहते हैं भाई? संसाधन कहते हैं। ठीक है, प्रॉपर पीपीटी आपके पास है, स्क्रीनशॉट्स आपको जो है लेने नहीं है, मैं पीपीटी डलवा दूंगा। अब यहां से बनता है क्वेश्चन कि संसाधन कितने प्रकार के हैं। तो बहुत ही बेसिक से हम स्टार्ट कर रहे हैं। संसाधन हमारे दो प्रकार के हैं। ठीक है, दो प्रकार के में सबसे पहले हम बात करेंगे नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधन जो प्रकृति ने खुद ने दिए हैं, और मानव निर्मित को कृत्रिम भी बोला जाता है, संश्लेषित भी बोला जाता है, मैन मेड भी बोलते हैं, मानव निर्मित, या इनको आर्टिफिशियल रिसोर्सेज कहा जाता है, आर्टिफिशियल। अब जब आप एग्जाम्पल देखेंगे, क्वेश्चन को देखेंगे एग्जाम में, तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर लेंगे। देखो समझो, अच्छा, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनमें भी दो टाइप की सब कैटेगरीज हमने बनाई हुई है। नेचुरल रिसोर्सेज में एक बायो रिसोर्सेज, बायोटिक, और एक एबायोटिक। बायोटिक वे हैं जो सजीवों से प्राप्त हैं, जिनका कहीं ना कहीं ओरिजिन, जिनकी कहीं ना कहीं उत्पत्ति सजीवों से, जीव जंतु, पेड़ पौधों, सूक्ष्म जीवों से हुई है। और अजैव संसाधन वे होते हैं जिन्हें निर्जीव वस्तुओं से प्राप्त किया गया है, सजीवों से प्राप्त नहीं किया गया है। तो प्राकृतिक संसाधन बताओ, लकड़ी, पेड़ पौधों से। बायोमास, ये बायोमास क्या है? ये बायोमास को बोलते हैं जैव भार। जैव भार हिंदी में, जैव भार क्या होता है? एक तरीके से जीवों का भार, सजीवों का भार, सजीवों के द्वारा पैदा किया जाने वाला या सजीवों में मौजूद भार, जिसको जलाकर हम क्या कर सकते हैं? ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? बायोमास। तो गोबर भी क्या है? बायोमास है। लकड़ी भी क्या है? बायोमास है। बायोडीजल भी क्या है? बायोमास है। क्यों? क्योंकि वहां सजीवों का भार है ना, सजीवों की बॉडी में मौजूद भार है, और उससे क्या प्राप्त करी जा रही? ऊर्जा। तो ये बायोमास टर्म नया है हमारे लिए, गोबर। इसके अलावा वन संसाधन, वनों के अंदर, फॉरेस्ट के अंदर पाए जाने वाली जो औषधियां हैं, विभिन्न प्रकार की मेडिसिन है, विभिन्न प्रकार की खाने पीने की चीजें हैं, विभिन्न प्रकार की जलाने की जो लकड़ियां हैं, फर्नीचर बनाने के लिए, है ना, हम फर्नीचर बनाते हैं। इमारती लकड़ी होती है, टिम्बर होता है। इमारती लकड़ी का मतलब ऐसी लकड़ी जिससे बिल्डिंग्स बनाई जाती है। तो वो सब क्या है? वो सब नेचुरल रिसोर्सेज में जैविक संसाधन है। प्राकृतिक तो है ही, प्रकृति ने दिए ये सारी चीजें, लकड़ी, जैव भार। अरे जीव किसने बनाए हैं? प्रकृति ने बनाए, नेचर ने। गोबर कहां से आया? प्राकृतिक है। फॉरेस्ट किसने डेवलप किए? नेचर ने। क्लियर? और ये कैसे हैं? ये प्रकृति ने बनाए, इनमें हमारा कोई रोल नहीं है। जंगलों को हमने नहीं बनाया, है ना, गाय भैंस, जीव जंतु, पेड़ पौधों, लकड़ी हमने बनाया क्या? नहीं। अब आगे बात करेंगे वे संसाधन जो निर्जीव घटकों से प्राप्त होते हैं। नेचर ने दिए हैं, लेकिन कैसे घटकों से मिल रहे हैं? निर्जीव। अब देखो पवन, पवन ऊर्जा। अरे पवन चक्कियां क्या करती हैं साहब? पवन चक्कियां हवा के तेज गति से क्या करती हैं? वो पवन चक्कियां घूमने लगती हैं। जब घूमने लगती हैं तो उनमें कौन सी ऊर्जा बनती है? गतिज ऊर्जा। हवा की गतिज ऊर्जा के कारण वो घूमती हैं, तो उनमें गतिज ऊर्जा होती है, और गतिज ऊर्जा से वो बिजली पैदा कर देती है। तो उनमें जो काइनेटिक एनर्जी है, गतिज ऊर्जा किसमें बदल जाती है? इलेक्ट्रिक एनर्जी में। तो बताओ, हवा के अंदर एनर्जी तो है ही, तो हवा है। इसके अलावा सौर ऊर्जा है, सोलर एनर्जी। खनिज है, मिनरल्स। धातुएं हैं, है ना, भूतापीय ऊर्जा है। ठीक है, ज्वारीय ऊर्जा है, जो समुद्र में ज्वार भाटे उठते हैं तो उनके कारण जो ऊर्जा आती है ना, इनको हम सबको डिस्कस करेंगे। तो पवन हो गई, है ना, सौर ऊर्जा हो गई, खनिज हो गया, धातुएं हो गई। देखा जाए तो भैया जल एक तरीके का संसाधन ही है ना। तो जल एक तरीके से क्या है? एक रिसोर्स ही है हमारे लिए, है ना। तो ये रिसोर्स भी हमें कैसा मिल रहा है? ये रिसोर्स भी निर्जीव घटकों से प्राप्त हो रहा है हमें, जल। ठीक है, निर्जीव घटकों से प्राप्त होता है, यानी कि निर्जीव पदार्थ के रूप में पाया जाता है। तो अगर हम बात करेंगे इजीली, आपसे पूछा जाता है बताइए धातुएं किस प्रकार का जो है हमारे पास संसाधन है? प्राकृतिक है कि मानव निर्मित है? तो आप बोलेंगे प्राकृतिक ही है, सारे के सारे कहां पाए जा रहे हैं? नेचर में। लेकिन प्राकृतिक में ये कैसा है? अजैविक है। सूक्ष्म जीवों से, सजीवों से, पेड़ पौधों से धातुएं प्राप्त नहीं होती। अरे पेड़ पौधों से हवा प्राप्त होती है क्या? नहीं। पेड़ पौधों से सोलर एनर्जी प्राप्त होगी क्या? जीव जंतुओं से नहीं। मिनरल्स प्राप्त होंगे क्या? मेटल्स प्राप्त होंगे क्या? भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा नहीं प्राप्त होगी। तो संसाधनों में सबसे पहला कैटेगरी हमने क्या पढ़ी है? नेचुरल। नेचुरल रिसोर्सेज वे होते हैं बच्चों जो नेचर ने हमें अवेलेबल करवाए हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और इनमें भी जो सजीवों से प्राप्त हो रहे हैं उनको जैविक संसाधन कह दिया, बायोटिक रिसोर्सेज, और जो निर्जीवों से प्राप्त होते हैं वो अबायोटिक। इजीली आप समझेंगे।
कहीं होकर दिक्कत नहीं आएगी, टॉपिक बहुत ही कॉमन सा है, ज्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट दोस्तों, प्राकृतिक संसाधनों को ही ओनरशिप के आधार पर, बहुत ये टॉपिक ऐसा मिलेगा नहीं आपको कहीं पे, है ना। आपको लगेगा कि सर ने बहुत इजीली इसको समझा दिया, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं ये वो टॉपिक है जिसके नोट्स मिलेंगे ही नहीं ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं पे, बड़ी मुश्किल से ढूंढ ढूंढ के कंटेंट डिजाइन किया है, ठीक है। तो प्राकृतिक संसाधनों में ही हमने पिछला तो पढ़ा था कि भाई जैविक है अजैविक है, इसके आधार पर, ओनरशिप के आधार पर, ओनरशिप के आधार पर बात करें तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे, मैं काम की चीजें आपको समझा रहा हूं। ओनरशिप के आधार पर सबसे पहला व्यक्तिगत, इंडिविजुअल रिसोर्सेज। इंडिविजुअल रिसोर्सेज वे होते हैं जिन पर किसी एक व्यक्ति का या जिस पर किसी एक परिवार का क्या होता है, स्वामित्व होता है, ओनरशिप होती है। जैसे खेत है, बगीचा है, जमीन है, प्लॉट है ना, ये क्या है, ये इंडिविजुअल है रिसोर्सेज, है ना, ये ऐसे संसाधन हैं जो एक व्यक्ति के कंट्रोल में हो सकते हैं। दूसरा होता है सामुदायिक रिसोर्सेज, कम्युनिटी। बताओ, मंदिर सामुदायिक होता है, शमशान सामुदायिक होता है ना, तालाब क्या होता है, सामुदायिक होता है। तो ये वे इजीली आप पढ़ेंगे, सामुदायिक वे होते हैं जिन पर किसी कम्युनिटी का, जिस पर लोगों की एक विशाल पॉपुलेशन का, एक बड़ी पॉपुलेशन, बहुत ज्यादा बड़ी नहीं लेकिन एक से ज्यादा 10 20 50 100 200 500 लोगों का जो है मिला जुला वहां पे स्वामित्व हो, उसको बोलते हैं कम्युनिटी, है ना, उसको बोलते हैं सामुदायिक। तीसरा है राष्ट्रीय। अब राष्ट्रीय में कौन आता है, ध्यान देना, राष्ट्रीय में बात करें, वैसे इस बीच में स्टेट भी आता है, लेकिन राष्ट्रीय राज्य में कौन आ जाता है, सड़कें, रेल, नहरें, वन, खनिज, महासागरीय क्षेत्र में, ध्यान देना, महासागरीय क्षेत्र में 12 नॉटिकल माइल तक का क्षेत्र, ये राष्ट्रीय में आता है। अपनी सीमाओं के बाद जो महासागरीय सीमा है, महासागरीय सीमा में जो तट है, तट से समुद्री 12 समुद्री नॉटिकल माइल तक का जो फील्ड है, वो किस में आता है, वो नेशनल रिसोर्सेज में आता है, वो राष्ट्रीय संसाधनों में आता है। सड़कें हैं, रेल है, नहरें हैं, ठीक है। अब देखा जाए तो इनमें सड़कें हैं, रेल है, ये क्या है, ये प्राकृतिक नहीं है, ये कृत्रिम है, लेकिन हम ओनरशिप के बेस पे टोटल को रीड करें तो सड़कें, रेल, नहरें, वन, खनिज, महासागरीय क्षेत्र में 12 समुद्री मील तक का जो क्षेत्र है वो किस में आता है भाई, वो आता है राष्ट्रीय में। और उसके बाद अंतरराष्ट्रीय में क्या आता है, अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल रिसोर्सेज में क्या आता है, तट रेखा से 200 मील दूर तक का क्षेत्र, तट रेखा से 200 समुद्री मील दूर तक का जो क्षेत्र होता है वो आपका इंटरनेशनल में आता है, वो आपका अंतरराष्ट्रीय संसाधनों में आता है। तो ओनरशिप के बेस पर बात करें तो रिसोर्सेज में, है ना, इंडिविजुअल रिसोर्सेज में खेत, जमीन, प्लॉट, है ना, बगीचा, ये सब किस में आते हैं, इंडिविजुअल में। मंदिर, शमशान, तालाब ये आपके सामुदायिक हैं। और सड़कें, रेल, नहरें हो गई, वन हो गए, खनिज हो गए, इन पे कंट्री का स्वामित्व होता है। साथ ही साथ महासागरीय क्षेत्र में जो ओशियन जोन है, उसमें सी जोन है पानी का, उसमें 12 नॉटिकल माइल तक का जो एरिया है वो किस में आता है, राष्ट्रीय में। और तट रेखा से 200 समुद्री मील दूर का जो क्षेत्र है ना, वो आपका अंतरराष्ट्रीय संसाधनों में आता है। ठीक है, बात क्लियर हुई, है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों, अब प्राकृतिक संसाधन ही हमें पढ़ने, क्योंकि सिलेबस टॉपिक ही हमारा प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है, मानव निर्मित संसाधन जो होते हैं जिनको मानव ने बनाया है, ठीक है, मानव निर्मित संसाधन के निर्माण में भी कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली प्राकृतिक संसाधनों का रोल होता है, कहीं ना कहीं नेचुरल रिसोर्सेज का जो हिडन सपोर्ट है वहां पाया जाता है। लेकिन क्योंकि टॉपिक ही हमारा क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज, टॉपिक हमारा है प्राकृतिक संसाधन और ऊर्जा संसाधन, तो हम लोग फोकस किस पे करेंगे, नेचुरल। अब नेचुरल में आप देखेंगे ऊर्जा संसाधन हमारा, क्योंकि नेचुरल में भी टॉपिक का नाम तो जो सिलेबस में जुड़ा हुआ है ऊर्जा संसाधन है। तो ऊर्जा संसाधन पे अगर बात करें तो ऊर्जा संसाधन वे संसाधन होते हैं, अब बताओ ऊर्जा का प्रयोग आप किस में कर रहे हो, एक तो उजाला उत्पन्न करने में, रोशनी में, दूसरा वाहनों में काम में ले रहे हैं एनर्जी को। ठीक है, ऊर्जा संसाधन का उपयोग कहां कहां कर रहे हो, उजाला पैदा करने में, ऊष्मा उत्पन्न करने में, ईंधन के रूप में जो है वाहनों में काम में ले रहे हैं, ठीक है, मशीनें चलाने में काम में ले रहे हैं। तो रोशनी में, भोजन पकाने में, वाहन चलाने में और मशीनों को यूज करने में, है ना, हम एनर्जी रिसोर्सेज को यूज में लेते हैं। अब एनर्जी रिसोर्सेज जो हैं वो फिर हमने कई टाइप्स में बांटे हैं, मैं लास्ट में इनका क्लासिफिकेशन एक बार फिर करवाऊंगा। दोस्तों एनर्जी रिसोर्सेज में हमारे पास दो प्रकार के रिसोर्सेज हैं, ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर इस टॉपिक से आया है तो यहां से आया है।
रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, नवीनकरणीय, अनवीनकरणीय। नवीनकरणीय का मतलब है जिन्हें बार बार प्राप्त किया जा सकता है, और बार बार प्राप्त कर सकते हैं तो इन्हें बोलेंगे असमाप्य। असमाप्य का मतलब जिनका कभी खात्मा नहीं होता है, जो कभी समाप्त नहीं होते हैं। अब मुझे बताओ, क्या हवा समाप्त हो जाएगी? क्या सूर्य का प्रकाश समाप्त हो जाएगा कभी? क्या समुद्रों की जो महासागरीय ऊर्जा है, जो ज्वारीय समुद्र रहेंगे तो जो ज्वार भाटे उठेंगे, तो बताओ क्या वो खत्म हो जाएगी? क्या जमीन में जो पृथ्वी है उसके जो भूताप की जो ऊर्जा है, क्या वो कभी खत्म हो जाएगी? है ना। तो दोस्तों याद रखना, जल विद्युत, पानी के कारण बनने वाली विद्युत, पवन ऊर्जा, जल विद्युत, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, महासागरीय ताप ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, मुझे बताइए ये क्या है? ये ऊर्जा के ऐसे रूप हैं जो कभी भी खत्म नहीं होने। तो ये नवीनकरणीय में आते हैं। और नवीनकरणीय में भी कौन से में आते हैं? सतत या प्रवाही संसाधन। सतत का मतलब सतत या प्रवाही, यानी ऐसे रिसोर्सेज जिनका लगातार प्रवाह होता रहता है, ऐसे रिसोर्सेज जो ऊर्जा का प्रवाह लगातार जारी रखते हैं, उन्हें कहा जाता है सतत, स्पॉन्टेनियस रिसोर्सेज। अब इसी के अंदर दूसरी कैटेगरी है जैव संसाधन, बायो रिसोर्सेज। बताओ बायो रिसोर्सेज भी किस में आते हैं? रिन्यूएबल में। कैसे? पेड़ पौधे उग जाते हैं, बार बार फसलें कटती हैं, वापस हो जाती हैं, पेड़ पौधे लगाते जाओ, बीज, अरे पेड़ पौधे से बीज बन जाता है, बीज को वापस लगा दो, फसल। तो पादप हो गए, वनस्पतियां हो गई, वन्य जीव हो गए, और बायोमास। बायोमास पहले भी मैं क्लासिफाई कर चुका हूं, है ना। सजीवों के शरीर में मौजूद भार, है ना, लिविंग्स की बॉडी में मौजूद वो मास, वो वेट, जिससे हम ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सब किस में आ रहा है? ये बायो रिसोर्सेज में। तो जितने भी लगातार सतत या प्रवाही संसाधन हैं, जो लगातार हमें एनर्जी दिए जा रहे हैं फॉर अनलिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम, अनंत समय से हमें ऊर्जा देते आ रहे हैं, है ना, और देते रहेंगे। तो ये कैसे है बताओ? ये नवीनकरणीय है, इनको नया किया जा सकता है, ये असमाप्य है, ये कभी खत्म नहीं होंगे। अब बात करेंगे नॉन रिन्यूएबल। नॉन रिन्यूएबल ऐसे हैं जो समाप्त हो जाएंगे कभी ना कभी, जिनकी मात्रा सीमित है, जिन्हें कभी ना कभी खत्म हो जाना पड़ेगा। अब इनमें भी बात करेंगे। एक ऐसे हैं जो समाप्त तो नहीं होंगे, जिनको रिसाइकिल किया जा सकता है, जैसे मेटल्स। तो मेटल्स को रिसाइकिल कर सकते हैं। रिसाइकिल करने का मतलब है उनको बार बार आप क्या कर सकते हो? मेटल्स हो गए, प्लास्टिक हो गए, है ना, इनको क्या कर सकते हो आप? इनको रिसाइकिल कर सकते हो आप। ठीक है। तो ऐसे संसाधनों में आते हैं, या इस प्रकार के रिसोर्सेज जिनको रिसाइकिल किया जा सके, तो उसमें आ गए आपके मेटल्स और प्लास्टिक, है ना। और ऐसे संसाधन जिनको आप रिसाइकिल नहीं कर सकते, जैसे जीवाश्म ईंधन, पेट्रोल डीजल, बताओ फॉसिल फ्यूल है, लिमिटेड मात्रा में भंडार है, वो खत्म हो गए, उसके बाद नहीं रिसाइकिल कर पाएंगे। कोयला, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, परमाणु खनिज आधारित ईंधन, परमाणु जो आधारित ईंधन है वो लिमिटेड मात्रा में, यूरेनियम के भंडार, प्लूटोनियम के भंडार लिमिटेड मात्रा में है। तो ये क्या नहीं है? ये नॉन रिसाइकलिंग है, साथ ही साथ इनको कभी ना कभी समाप्त हो जाना पड़ेगा। तो हम ऊर्जा के प्रकार भी पढ़ रहे हैं, साथ ही साथ संसाधनों को भी सीख रहे हैं यहीं पे, है ना। ऊर्जा संसाधन के साथ साथ अगर कोई बेसिकली आपसे, क्योंकि ये नवीनकरणीय, अनवीनकरणीय, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, ये बहुत आता है पेपर में, बहुत आता है। तो रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल में ध्यान रखिएगा कि सजीव जो जैव संसाधन है, बायो रिसोर्सेज, वो कभी खत्म होने वाले नहीं है। इसके अलावा सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत, ठीक है, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, ये कभी खत्म नहीं होनी है। सतत संसाधन है, स्पॉन्टेनियस रिसोर्सेज है, लगातार लंबे समय से ऊर्जा प्रदान करते आ रहे हैं। ठीक है। और अनवीनकरणीय में एक रिसाइकिल होने योग्य है, जो जिसमें मेटल्स आ गए, प्लास्टिक आ गया, और दूसरा नॉन रिसाइकलिंग है, जो बार बार रिसाइकिल नहीं किया जा सकता। मुझे बात समझ में आ गई होगी आपको, उम्मीद है। ठीक है। तो ऊर्जा संसाधन वे संसाधन है जिनका उपयोग आप रोशनी में, खाना पकाने में, वाहन चलाने में, मशीनें चलाने में करते हैं। आगे बात करेंगे दोस्तों, ये बहुत फिर इंपॉर्टेंट चीज है, परंपरागत और गैर परंपरागत। दोस्तों परंपरागत को बोला जाता है कन्वेंशनल। परंपरागत का मतलब है जो लंबे समय से काम में लिए जाते रहे हैं ऊर्जा के रूप में, यानी ऐसे संसाधन जो लंबे समय से काम में ले रहे हैं और जिनकी कुछ ना कुछ खामियां अब हमें पता चल गई है, जो प्रदूषण कर रहे हैं या फिर जिनमें कुछ ना कुछ कमियां आपको मिल गई है। जैसे जीवाश्म ईंधन प्रदूषण युक्त होते हैं सामान्यतः। जीवाश्म ईंधन लंबे समय से हम काम में ले रहे हैं, और 25 मेगावाट से बड़ी जल विद्युत परियोजनाएं, 25 मेगावाट से ज्यादा बड़ी जो हाइड्रो पावर, जो जल विद्युत परियोजनाएं हैं, वो किस में आती हैं? परंपरागत में, है ना। क्लियर? बात समझ में आ गई यहां तक। और उसके बाद बात करें गैर परंपरागत।
इन संसाधनों की ऊर्जा स्रोत के रूप में पहचान हाल ही में हुई है। जैसे जितने भी नवीनकरणीय ऊर्जा संसाधन है, नवीनकरणीय का मतलब समझो, नवीनकरणीय में ये, अब बताओ, हम हाइड्रो पावर जनरली अभी काम में लेने लगे, पवन ऊर्जा से पवन चक्कियां ये भी अभी बनाने लगे हैं, पहले इनको ऊर्जा के रूप में काम में नहीं लेते थे। सौर ऊर्जा, सोलर सेल है ना, सोलर पैनल, ये भी हम अभी काम में लेने लगे हैं। ठीक है, महासागरीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, इनको लेटेस्ट हम लोग डिस्कवर करे हैं एनर्जी के रूप में कि यार अरे यार यहां से भी ऊर्जा प्राप्त हो सकती है। बताओ, महासागरों के ज्वार भाटों से, है ना, जमीन के भूताप से, महासागरों से, पवन से, इन सब से बिजली प्राप्त हम कर सकते हैं। ये नए टेक्नोलॉजी डेवलप की हमने, है ना। पादप वनस्पति, बायोमास, इनको हम लोग जो है काम में ले रहे हैं, किसके रूप में? भंडार के, ऊर्जा भंडार के रूप में। तो सभी नवीनकरणीय संसाधन सतह 25 मेगावाट से छोटी जल विद्युत परियोजनाएं और परमाणु खनिज आधारित इंजन जो है वो किसमें आता है? वो दोस्तों आपका आता है किसके अंतर्गत? वो आपका आता है गैर परंपरागत में। गैर परंपरागत मतलब इनको हमने हाल ही में ऊर्जा स्रोत के रूप में डेवलप किया है। ये पहले से थे मौजूद, लेकिन ऊर्जा के स्रोत के रूप में हम अभी पता लगा पाए। ध्यान रखेंगे कि बायोमास आधारित ऊर्जा को गोबर, लकड़ी आदि के रूप में बहुत पहले से काम में ले रहे हैं, लेकिन बायोगैस, बायोडीजल आदि का प्रयोग हाल ही में किया जाने लगा है। यानी जैव संसाधनों से ऊर्जा कुछ रूपों में हम बहुत पहले से भी प्राप्त ले रहे हैं। तो जैव संसाधन से प्राप्त होने वाली ऊर्जा लकड़ी, कोयले के रूप में बहुत समय से ऊर्जा देती आ रही है, तो वो परंपरागत और गैर परंपरागत दोनों में ही अपनी बराबर भूमिका रखते हैं। तो ध्यान देना, दो चीजें हैं, एक है नवीनकरणीय, अनवीनकरणीय। नवीनकरणीय, अनवीनकरणीय का आधार क्या है कि नया बन सकता है या नहीं, खत्म हो जाएंगे या नहीं। तो नवीनकरणीय जो नए किए जा सकते हैं बार बार, वो कभी खत्म नहीं होंगे, वो असमाप्य हैं। और जो नवीन नहीं किया जा सकता, जिनको नया नहीं बनाया जा सकता, वो किस में आते हैं बेटा? अनवीनकरणीय। और अनवीनकरणीय में वो आते हैं जिनको खत्म हो जाना पड़ेगा। फिर हम पढ़ रहे हैं परंपरागत, गैर परंपरागत, कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल। कन्वेंशनल वे हैं जिनको हम लंबे समय से ऊर्जा के स्रोत के रूप में जानते हैं, जैसे जीवाश्म ईंधन, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, है ना, पेट्रोलियम, इसको हम ऊर्जा के रूप में काम में ले रहे थे लंबे समय से। और 25 मेगावाट से बड़ी हाइड्रो पावर जो परियोजनाएं हैं, 25 मेगावाट से छोटी परियोजनाएं, परमाणु ईंधन, साथ ही साथ जितने भी नवीनकरणीय संसाधन है जो रिन्यू किए जा सकते हैं, इनको हम हाल में काम में लेने लगे हैं। भाई पहले बिजली जो होती थी, अगर देखा जाए तो पहले बिजली कोयले से बनाते थे बहुत पहले। तो मैं कह रहा हूं लकड़ी, कोयला आदि का प्रयोग, लकड़ी, गोबर, कोयला आदि का प्रयोग जो है, पहले तो बिजली थी ही नहीं। भाई अगर देखा जाए तो लंबे समय पहले तो बिजली थी ही नहीं। बिजली भी देखा जाए तो नई खोजों में ही है। बहुत हजारों सालों से तो मानव ऐसे ही उजाला जला जला के काम कर रहा था, इलेक्ट्रिसिटी थी नहीं। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी लगभग जो है अगर हम बात करें तो विद्युत को काम में लिया जाने लगा है 200-300 साल से मोस्टली। तो देखा जाए तो ये भी नया ही है। क्लियर? तो ये ध्यान रखना है कि जैसे जैसे हम नई नई चीजें ऊर्जा, अभी देखो घर्षण से एनर्जी, घर्षण से एनर्जी कैसे कि अभी हाल ही में फौजियों के जूतों में एक डिवाइस लगाई गई है, और वो डिवाइस क्या करेगी, फौजी जब चलेंगे तो उनके चलने से जो कंपन पैदा होंगे, उन कंपन में जो एनर्जी होती है, वाइब्रेशन में, उसको बोलते हैं पीजो एनर्जी, घर्षण ऊर्जा, घर्षण विद्युत। तो घर्षण से क्या प्राप्त होगी? वहां पे ऊर्जा प्राप्त होगी, है ना। इसके अलावा रेल की पटरी पर जब व्हीकल चलता है, तो रेल की पटरी पर जब वो रेल चलती है तो उसकी बहुत सारा जो घर्षण होता है, बहुत सारे जो वाइब्रेशन होते हैं, उससे एनर्जी पैदा करने का प्लान चल रहा है। तो ये जैसे जैसे नए नए तरीके खोजे जाएंगे, ये सब क्या है? ये गैर परंपरागत है, परंपरा से नहीं था, गैर परंपरा है, नया है, नॉन कन्वेंशनल है। ठीक है, क्लियर? तो ये हमारा हमने समझा, कुछ नहीं है बाकी, यही है इस टॉपिक के अंदर मेन, वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, यही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एक एक चीज को पढ़ना है। जैसे कोयला, सबसे पहले बात करें, कोयला जीवाश्म ईंधन है, फॉसिल फ्यूल है। जीव जंतुओं के अवशेष जमीन में हजारों सालों पहले दब गए, और अब वो किसके रूप में निकलते हैं? कोयला और पेट्रोलियम के रूप में निकलते हैं। कोयले को काला सोना भी कहते हैं, नो डाउट, है ना। काला सोना शब्द कोयले के साथ साथ, ध्यान दीजिएगा, काला सोना शब्द कोयला, पेट्रोलियम, अफीम के लिए प्रयोग में लिया जाता है, ध्यान देना। सफेद सोना शब्द प्लेटिनम के लिए काम में लेते हैं, ये भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। कोयला जो है, आपसे पूछा जाता है, कोयला गोंडवाना काल और टर्शरी काल की चट्टानों में, कोयला मोस्टली गोंडवाना पीरियड और जो टर्शरी काल है ना, उसकी चट्टानों में मिलता है। अब कोयला आप जानते हैं 4 प्रकार का है, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट। पीट जो है सबसे वर्स्ट क्वालिटी ऑफ कोल है, और ये सबसे बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल है। पीट कोयले की बात करें, सबसे ज्यादा नमी होती है,
नमी सबसे ज्यादा है तो धुआं सबसे ज्यादा होगा, है ना। और सबसे कम कार्बन है, सबसे कम एनर्जी है, सबसे बुरी क्वालिटी का कोयला है, कार्बन लगभग 50% है, ठीक है। लिग्नाइट को भूरा कोयला कहते हैं, राजस्थान में सबसे ज्यादा पाया जाता है ये, है ना, और कार्बन अमाउंट 60 से 70% है। बिटुमिनस सबसे ज्यादा, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला कोयला बिटुमिनस है, 70 से 80% कार्बन। और एंथ्रासाइट सबसे बेस्ट कोयला है, सबसे कम धुआं देता है और इसके अंदर कार्बन सबसे ज्यादा है। कार्बन सबसे ज्यादा है तो इसका मतलब इसमें इंप्योरिटीज मिनिमम है, सबसे कम अशुद्धि है ना। जबकि देखा जाए तो पीट के अंदर जो अशुद्धि है वो सबसे ज्यादा है। तो ये तो बच्चा रट के घूमता है, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट। पीट 50%, लिग्नाइट 60 से 70, बिटुमिनस 70 से 85, 85% कार्बन, और एंथ्रासाइट 90 to 98% कार्बन। पीट सबसे बुरा, एंथ्रासाइट सबसे अच्छा, सबसे कम धुआं देता है एंथ्रासाइट, सबसे ज्यादा धुआं है पीट। ये रट के घूमता है बच्चा, ठीक है। तो कोयले के बारे में बेसिक बेसिक चीजें हमने यहां पे डिस्कस करी है। क्लियर? उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, कोई मेजर चीज नहीं है। अब हम आगे बात करते हैं, ठीक। आगे हम कोयले के बाद पेट्रोलियम। दोस्तों पेट्रोलियम ये भी टर्शरी काल के निक्षेप में, टर्शरी काल की जो अवस्थाएं हैं, चट्टाने हैं, भूगर्भ है, उसमें पाया जाता है। जीवाश्म ईंधन है। अच्छा, पेट्रोलियम में क्या होता है? हाइड्रोकार्बन्स का मिक्सचर लिक्विड और गैस की फॉर्म में होता है। पेट्रोलियम में क्या है? हाइड्रोकार्बन्स का मिक्सचर है। ये हाल ही में शायद ये एलडीसी में एक क्वेश्चन आया था, उसमें आया था पेट्रोलियम को लेकर, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन्स का मिक्सचर है। आपसे ये क्वेश्चन बहुत आता है, पेट्रोलियम से पेट्रोल, डीजल, केरोसिन आदि को प्राप्त करने की जो विधि है उसका नाम क्या है? प्रभाजी आसवन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब पेट्रोलियम में क्या क्या है? पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस, पैराफिन वैक्स जिससे मोमबत्तियां बनाई जाती है, कोलतार है, वैसलीन प्राप्त होता है, ठीक है, क्लियर। और ये सब चीजें किसमें प्राप्त होती? नेचुरल गैस प्राप्त होती है, ठीक। ये सब किससे प्राप्त होता है? पेट्रोलियम से। ये क्वेश्चन अगेन, एक एक क्वेश्चन बड़ा छांट के, पेट्रोलियम की क्वालिटी को ऑक्टेन नंबर से मापा जाता है और डीजल की क्वालिटी को C10 नंबर, डायरेक्ट आता है ना। पेट्रोलियम की गुणवत्ता ऑक्टेन नंबर से और डीजल की क्वालिटी C10 नंबर से मापी जाती है। पेट्रोल डीजल का उपयोग ऑटोमोबाइल्स में किया जाता है, पैराफिन वैक्स का प्रयोग मोमबत्ती बनाने में, वैसलीन का प्रयोग मेडिसिन में काम में लेते हैं, ग्रीस का प्रयोग मशीनों में फ्रिक्शन को कम करने में लुब्रिकेंट के रूप में, और पेट्रोलियम के बड़े भंडारों में बॉम्बे हाई भंडार है, असम में डिगबोई है, गुजरात, राजस्थान में बाड़मेर में आपको पता है बहुत सारे भंडार है जहां पे रिफाइनरीज है। और प्राकृतिक गैस के उत्पादन के लिए 1984 में गेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की क्या करी गई थी? स्थापना करी गई थी। तो ये एक तरीके से जीके से कनेक्ट होता हुआ टॉपिक बन जाता है, नेचुरल रिसोर्सेज। यहां पे हम जो है एनर्जी रिसोर्सेज में पेट्रोलियम की बात कर रहे हैं। पेट्रोलियम में हमने पढ़ा है प्रभाजी आसवन से प्राप्त करेंगे, हाइड्रोकार्बन्स का मिक्सचर होता है जो लिक्विड और गैस के रूप में पाया जाता है, और नेचुरल गैस के उत्पादन के लिए जो गेल अथॉरिटी है वो रेस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है, क्लियर। छोटी छोटी चीजें। फिर बात करेंगे नाभिकीय ऊर्जा। दोस्तों नाभिकीय ऊर्जा परमाणु आधारित खनिज, ध्यान देना, अगर हम बात करें यूरेनियम, प्लूटोनियम, थोरियम आदि जो रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं उनका विखंडन, विखंडन से परमाणु बम बनता है, फीजन। ध्यान देना, जो विखंडन होता है उससे बनता है परमाणु बम, परमाणु बम। और नाभिकीय भट्टी, न्यूक्लियर रिएक्टर भी किस पर काम करता है? विखंडन पर काम करता है। जबकि नाभिकीय संलयन पर काम करता है अणु बम, मॉलिक्यूलर बॉम्ब या हाइड्रोजन बॉम्ब। हाइड्रोजन बॉम्ब या मॉलिक्यूल बॉम्ब किस पर काम करता है? ये काम करता है संलयन पर। बड़े नाभिक टूटते हैं, बड़े नाभिक छोटे नाभिकों में टूटकर साथ में विशाल ऊर्जा पैदा करें तो उसको बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन, विखंडन। और न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है? छोटे छोटे न्यूक्लियस जोड़कर बड़ा न्यूक्लियस बनाते हैं, साथ ही साथ बहुत सारा ऊर्जा, एनर्जी भंडार जो है पैदा करते हैं, वो होता है आपका, है ना, फ्यूजन। तो यहां देखेंगे परमाणु आधारित खनिज यूरेनियम और थोरियम के विखंडन से, साथ ही साथ हाइड्रोजन नाभिकों के संलयन से। विखंडन के लिए हम काम में लेते हैं यूरेनियम और थोरियम को, और संलयन के रूप में हम हाइड्रोजन के जो है न्यूक्लियस को काम में लेते हैं, हाइड्रोजन को काम में लेते हैं, ठीक है। यूरेनियम के भंडार झारखंड में, है ना, और थोरियम के भंडार दोस्तों मोनाजाइट बालू, केरल, एलडीसी में आया था मोनाजाइट, ठीक है, ये थोरियम का अयस्क है। भारत में एटॉमिक एनर्जी डिपार्टमेंट की स्थापना 1948 में की गई, है ना, और परमाणु ऊर्जा संस्थान एटॉमिक एनर्जी इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1954 में ट्रॉम्बे, बॉम्बे में की गई। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर
1967 में बॉम्बे में स्थापित किया गया। भारत में प्रमुख परमाणु ऊर्जा केंद्रों की बात करें तो तारापुर महाराष्ट्र है, कैगा कर्नाटक है, कलपक्कम तमिलनाडु, नरोरा उत्तर प्रदेश, काकरपाड़ा गुजरात, रावतवाटा कोटा, है ना। अगर हम बात करें काकरापार एटॉमिक पावर स्टेशन गुजरात, वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर स्टेशन है 2020 में, और इससे पहले कोडनकुलम तमिलनाडु में सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट था। करंट अफेयर्स में लिटिल बिट कुछ चेंजेस हो सकते हैं, है ना, जहां तक मैंने सर्च किया अभी तक डिटेल्स यही है। फिर भी एक बार इसको सर्च कर लीजिएगा कि लार्जेस्ट न्यूक्लियर प्लांट क्या है, क्योंकि 2020 के बाद मुझे मिला नहीं, मैंने काफी सर्च किया, पर 2020 के बाद अगर कोई न्यूक्लियर प्लांट हो तो मैं भी एक बार और चेक कर लूंगा। तो हमें याद रखना है कि भैया सबसे बड़ा जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो हमारे पास, अगर हम बात करें देखने की, तो हमारे पास क्या है, काकरापार, ठीक है, क्लियर। और जो न्यूक्लियर एनर्जी होती है वो नाभिक के संलयन से मिलती है या नाभिकों के विखंडन से मिलती है, ठीक है। और जिसमें संलयन के रूप में बात करें तो संलयन से हाइड्रोजन बम और अणु बम बनता है, और जो विखंडन होता है उससे परमाणु बम बनता है। चलिए, वन सेकेंड। लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट में एक बार और चलिए, ठीक है, चलिए, है ना। तो बिल्कुल ठीक है, काकरापारी मिला है मुझे, बाकी सेकंड नंबर पे आप कोडनकुलम याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, और सर्च कर लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, करंट अफेयर्स का डेटा है। भूतापीय ऊर्जा की बात करें, जियोथर्मल एनर्जी, दोस्तों थोड़ा सा मैं चीजों को समझाता हूं। भूतापीय ऊर्जा, दोस्तों भूतापीय ऊर्जा क्या होता है, जो जमीन है उसमें चूने के रूप में, डोलोमाइट के रूप में, चूना जो होता है आपको पता है गर्म नेचर का होता है, तो चूना, डोलोमाइट आदि के भूगर्भ में होने के कारण जमीन जो हो जाती है गर्म हो जाती है, और उसके तापमान से ऊर्जा प्राप्त करना भूतापीय ऊर्जा। झारखंड में सूरजवन, उत्तराखंड में तपोवन आदि जो भूतापीय ऊर्जा के प्रमुख स्थल हैं। झारखंड में सूरजवन याद रखना है, उत्तराखंड में तपोवन, और हिमाचल प्रदेश की मणिकरण घाटी में पार्वती घाटी पर और लद्दाख में पूगा घाटी पर भूतापीय ऊर्जा के संयंत्र जो हैं वो लगाए गए हैं, ठीक है। तो केवल बस आपको छोटा छोटा डेटा याद रखना है कि भाई भूतापीय ऊर्जा के फेमस प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं, है ना, ये आपको डेटा जो है याद रखना है। भूतापीय ऊर्जा चूना, डोलोमाइट आदि के जो भूगर्भ में जमा हो जाने पर जो तापमान बढ़ जाता है जमीन का, और उससे एनर्जी का जो प्लांट जनरेट किया जाता है, एनर्जी का जो प्लांट लगाकर वहां से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, वो आपका भूतापीय ऊर्जा होता है। ज्वारीय ऊर्जा, पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण, आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, जो ज्वार भाटा के बारे में आपने पढ़ा होगा कि पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य की ग्रेविटी के कारण समुद्र में लहरों का चढ़ाव जो होता है उसे ज्वार कहते हैं, और जो उतार होता है उसे भाटा कहते हैं, और जिसकी गतिज ऊर्जा का प्रयोग किसमें कर लिया जाता है, विद्युत उत्पादन में। ध्यान रखना है। तराब, अरे यार ये पूरा ही उल्टा हो गया है, चलो क्लियर, मैं बताता हूं इसको। भारत में ज्वारीय ऊर्जा के स्रोत की अगर हम बात करें तो गुजरात के अंदर है कांडला, ठीक है, हां मैं इसको करेक्ट करता हूं, ये कोई टाइपिंग मिस्टेक हुई है, ठीक है। इसके अलावा बात करें गंगा का डेल्टा, सुंदरबन, पश्चिम बंगाल, खंबात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी आदि से ज्वारीय ऊर्जा की क्या करी जाती है, प्राप्त करी जाती है, ठीक है। और जो बीच वाली लाइन है वो भी मैं आपको, गुजरात में है कांडला, ठीक है, और लेकिन आगे पीछे मुझे कुछ समझ में थोड़ा उसमें कम आ रहा है, तो मैं उसको अभी देख देता हूं आपको। वन सेकेंड। यस यस, हाँ, ज्वारीय ऊर्जा की बात करेंगे तो भारत में ज्वारीय ऊर्जा संयंत्र की स्थापना कांडला में की जा रही है ना। संयंत्र जो बनाया जा रहा है, प्लांट जो लगाया जा रहा है, वो कहां की जा रही है, कांडला गुजरात, ठीक है। गंगा का डेल्टा, सुंदरबन, पश्चिम बंगाल, खंबात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी आदि से ज्वारीय ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं।
अगर हम बात करें महासागरीय ताप ऊर्जा, ओशियन थर्मल एनर्जी, ठीक है, महासागरीय तापीय ऊर्जा की अगर हम बात करें तो देश में समुद्री ताप से ऊर्जा का उत्पादन सबसे अधिक उपयुक्त क्षेत्र लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार। महासागरीय ताप ऊर्जा लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार में, ठीक है। ये पीपीटी में कुछ दिक्कत हुई है, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार। बाकी पीपीटी जब मैं अपलोड करवाऊंगा तो सही तरीके से करवा दूंगा। तो जो आप महासागरीय ओशियन थर्मल पावर है, इसकी अगर हम बात करें तो लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार में सबसे ज्यादा इंडिया में जो है इस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त करी जा रही है, इस प्रकार की ऊर्जा का हम लोग प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। तो ऊर्जा के संसाधन यही पढ़ रहे हैं कि भाई एनर्जी रिसोर्सेज, ऊर्जा के कौन कौन से संसाधन है, ठीक है। उनमें आपको डेटा याद रखना है। क्वेश्चन कैसे आएगा, खंबात की खाड़ी, खंबात की खाड़ी में किस प्रकार की ऊर्जा के भंडार प्राप्त किए जा सकते हैं, ज्वारीय ऊर्जा, ठीक है। आपसे पूछा जाए गुजरात के कांडला में किस प्रकार की ऊर्जा के जो संयंत्र है वो स्थापित किया जा रहा है, तो आप बोलेंगे साहब कौन सा, है ना, ज्वारीय ऊर्जा का। नेक्स्ट बात करेंगे सौर ऊर्जा, बहुत सिंपल सा। सौर ऊर्जा अगर बात करें तो एनर्जी का सबसे स्वच्छ, सबसे दक्ष और सबसे कह सकते हैं नॉन पॉल्यूटिंग जो सोर्स है, जो प्रदूषण नहीं करता, वो सौर ऊर्जा है ना। सौर ऊर्जा की उपलब्धता को लेकर बस टेंशन है, मौसमी प्रभाव अधिक होता है सौर ऊर्जा में, बरसात में सौर ऊर्जा कम मिल पाती है, सर्दियों में सूरज निकलता ही नहीं है ना। तो ऊर्जा के निश्चित विकल्प के रूप में इसका प्रयोग हम नहीं कर रहे हैं अभी तक, है ना। सौर सेल एक प्रकार का ऊर्जा है, जो एक प्रकार का सेल है जो फोटो इलेक्ट्रिक होता है। फोटो इलेक्ट्रिक का मतलब क्या है, जो फोटो इलेक्ट्रिक या फोटोवोल्टिक सेल होता है जो लाइट एनर्जी को, प्रकाश की ऊर्जा को एब्जॉर्ब करता है, इलेक्ट्रिसिटी के रूप में जनरेट कर देता है। सौर सेल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर आधारित है। सौर सेल में सीजियम, सिलिकॉन, जर्मेनियम आदि का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। कौन कौन से मेटल हैं जो सोलर सेल के रूप में काम में लिए जाते हैं, तो सीजियम, सिलिकॉन, जर्मेनियम। प्रकाश विद्युत प्रभाव याद रखना है, और सौर सेल लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे एनर्जी के रिसोर्सेज के तौर पर, तो लास्ट है बायोमास ऊर्जा, है ना। और बायोमास ऊर्जा की बात करें तो बायोमास यानी कि जैव भार, सजीवों का भार, लकड़ी, गोबर, कूड़ा करकट, पादप जंतुओं का अपशिष्ट, मलमूत्र, है ना, गन्ने का जो भूसा होता है, चावल की जो भूसी होती है, गन्ने का खोल होता है, फसलों के डंठल आदि जो होते हैं, ये सब क्या है, ये सब बायोमास है। अरे सजीवों से प्राप्त होने वाला जो एनर्जी का सोर्स है उसको बायोमास कहते हैं, है ना। और बायो ऊर्जा, जैव ऊर्जा वो ऊर्जा होती है जो बायोमास से प्राप्त होती है, ठीक है, क्लियर। तो याद रखेंगे इसका प्रयोग गोबर गैस बनाने में कर रहे हैं। बायोडीजल आने वाले समय में ध्यान रखना, बायोडीजल बनाने में, विद्युत उत्पादन में काम में ले रहे हैं। बायोडीजल पर आधारित व्हीकल्स आने लग गए हैं, ठीक है। और बायोडीजल में मुख्य रूप से एथेनॉल होता है, ठीक है। जट्रोफा आपने पढ़ा होगा, जट्रोफा, रतनजोत, ठीक है, जट्रोफा के बारे में आपने पढ़ा होगा, ठीक। तो ये जो होता है बायोडीजल बनाया जाता है, बायोडीजल जो है व्हीकल्स में आने वाले समय में काम में लिया जाएगा। तो दोस्तों ऊर्जा के कौन कौन से टाइप्स हैं ऊर्जा संसाधनों के, उन टाइप्स को छोटा मोटा हमें डिस्कस करना था। और नेक्स्ट हमें जो टॉपिक पढ़ना है वो अगला आपका पढ़ना है बायोमास, जैव भार। जैव भार और ऊर्जा संसाधन ये दोनों एक ही टॉपिक के दो छोटे छोटे हिस्से हैं। ऊर्जा संसाधनों में ही नेचुरल रिसोर्सेज हमने पढ़ते हुए ऊर्जा संसाधन पढ़ा, और ऊर्जा संसाधन के प्रकारों में हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी। ज्वारीय ऊर्जा के भंडार कहां कहां, भूतापीय ऊर्जा के भंडार कहां कहां, महासागरीय तापीय ऊर्जा के भंडार कहां कहां, है ना, कोयला, पेट्रोलियम, पेट्रोल, डीजल, ठीक है, नाभिकीय ऊर्जा के भंडार कहां कहां। तो बेसिक जानकारी लेनी है। पिछले आप पेपर्स उठाएंगे तो आपको यहां से बहुत ही सिंपल से बेसिक से क्वेश्चन, बायोमास की परिभाषा से क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन बायोमास माना जाता है ये पूछा गया था। तो सजीवों से प्राप्त होने वाला जो भी भार है, जो वेट है, जो मटेरियल है, जिससे कि आप क्या प्राप्त कर सकते हैं, ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं, बायोमास कहलाता है, ठीक है। तो बायोमास नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, वो भी मुश्किल से 1 या 2 क्लास का, क्योंकि बायोमास में आपको बायोगैस, गोबर गैस बनाने की जो विधि है, और गोबर गैस के जो 2 अलग अलग तरीके के प्लांट हैं उनकी स्ट्रक्चर पढ़नी है, तो हो सकता है कि वो 2 क्लास पे चला जाए। बाकी नेचुरल रिसोर्सेज आपका एक ही क्लास का, और नेचुरल रिसोर्सेज भी नहीं, ऊर्जा संसाधन है। अब ऊर्जा संसाधन में ही हम लोग बाकी के टाइप्स तो पढ़ चुके हैं, और जो बायोमास है वो एक अलग टॉपिक के रूप में आपके सिलेबस में मेंशन किया हुआ है, उसको हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छे तरीके से चीजें मेंशन की है। ध्यान रखने वाली बात क्या है, ध्यान देना, ध्यान रखने वाली जो बात आपके सामने है, ठीक है, देखिएगा, नेचुरल रिसोर्सेस, रिसोर्सेस। अब रिसोर्सेज में देखा जाए तो हमारे पास नेचुरल
और आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल भी हम लोग नेचुरल्स की हेल्प से ही बनाते हैं देखा जाए तो, है ना। अब नेचुरल में हमने बात की, नेचुरल में हमने इनको अलग अलग कैटेगरीज में बांटा। कौन कौन सी? नेचुरल में हम लोगों ने कैटेगरी में बांट दिया भैया, नवीन करणीय, नवीन करणीय या असमाप्य, जो कभी समाप्त नहीं होंगे, इनको बोलते हैं रिन्यूएबल, रिन्यूएबल। और दूसरे होते हैं नॉन रिन्यूएबल, इसको बोलते हैं अनवीनकरणीय या समाप्य। ठीक है, उसके बाद हमने इसी में पढ़ा परंपरागत कन्वेंशनल। यहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, परंपरागत कन्वेंशनल और गैर परंपरागत नॉन कन्वेंशनल, गैर परंपरागत नॉन कन्वेंशनल। ये पढ़ने के बाद हम ऊर्जा संसाधन पढ़े हैं और ऊर्जा संसाधन के टाइप्स पढ़े हैं। ठीक है, बाकी आप इस टॉपिक को सर्च भी करेंगे ना कहीं पे, आपको अगर लगता हो कि भाई यार और कुछ ढूंढे, आप सर्च भी करोगे तो इस टॉपिक के बारे में इससे ज्यादा डिटेल्स किसी बुकलेट में मिलेगी नहीं, क्योंकि टॉपिक है ही नहीं देखा जाए तो। टॉपिक नहीं है, ये सब टॉपिक है छोटा सा, जिसमें हमें थोड़ा सा क्लासिफिकेशन पढ़ना है और बायोमास पे नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ में आया होगा। पीपीटी आपको मिल जाएगी, छोटा मोटा जो वो वर्ड आगे पीछे हो गए वो मैं करेक्ट करवा दूंगा। तो आगे आपसे बात नेक्स्ट सेशन में करेंगे, तब तक के लिए लेता हूं मैं आप सबसे विदा। टाटा बाय बाय, जय हिंद।